सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th का जो छठा चैप्टर है ऊतक वाला, इस चैप्टर के कुछ नोट्स के बारे में बात की थी, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से मैंने उसमें नोट्स को कंप्लीट नहीं किया था। ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप पहले उसको जाके देखिए, तब ही इस वीडियो को देखना और तब ही ये समझ में आपके आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और जारी करते हैं आज के जो नोट्स हैं उनको पढ़ना। देखिए, जाइलम एक संवहन ऊतक है। अब जाइलम दोनों आप बोल सकते हैं, यहाँ पे दोनों ही गलत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में XYLEM ये मीनिंग होती है, तो जाइलम बोल दो, जाइलेम बोल दो, एक ही बात है। ठीक, जाइलम एक संवहन ऊतक है और यह संवहन बंडल का निर्माण करता है। जाइलम की अगर ऊतक की प्रकार पूछे कि जाइलम किस प्रकार का ऊतक है, तो संवहन ऊतक है और संवहन बंडल का ये निर्माण करता है। जाइलम ट्रेकिड्स यानी वाहिका जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। अब एक छोटा सा प्रश्न और बन जाता है कि जो जाइलम होता है, इस जाइलम का निर्माण किस किस से होता है, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से इसके भाग होते हैं। तो देखिए, जाइलम जो है किस किस से बनता है, ट्रेकिड्स को क्या कहते हैं, वाहिनिका, फिर आती है वाहिका, फिर आता है जाइलम पेरेन्काइमा और फिर आते हैं जाइलम फाइबर। तो इन सब से मिलकर क्या बनता है, अपना जाइलम बनता है, जो यहाँ पर दिखाया हुआ है गोल गोले में, मैंने उसको दिखा दिया। कितने पदार्थों से मिलकर बना है, ट्रेकिड्स, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, इतनी सामग्री से मिलकर ये बना हुआ है। जाइलम फ्लोएम के साथ मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करता है। देखिए, जाइलम संवहन ऊतक है, संवहन बंडल का निर्माण करता है, लेकिन यहाँ पर नीचे एक बात और बताई गई है कि जो जाइलम होता है, दूसरा संवहन ऊतक होता है फ्लोएम, तो फ्लोएम के साथ मिलकर के संवहन बंडल का निर्माण करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पौधों को लिग्निन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। जाइलम जो होता है फ्लोएम के साथ मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करेगा और पौधों को लिग्निन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। लिग्निन कोशिकाएं अगर नहीं हो तो पौधे को यांत्रिक मजबूती प्रदान नहीं हो और वो हल्की सी तेज हवा चलने पर भी वो टूट जाएं, ये होती है यांत्रिक सहायता। आगे, फ्लोएम भी एक संवहन ऊतक है और ये संवहन बंडल का निर्माण करता है। फ्लोएम 4 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। 4 प्रकार के घटक कौन कौन से हैं, एक तो चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं जिनको सहकोशिकाएं कहते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेसे, ये 4 प्रकार के जो पदार्थ हैं या इनको अंग हम बोल सकते हैं, तो ये मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, फ्लोएम का निर्माण करते हैं। याद रह जाएगा, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम रेसे, ये बनाते हैं फ्लोएम को। पौधों के पत्तियों से वृद्धि वाले भाग और संग्रहण वाले अंगों तक भोजन और पोषक तत्वों में शर्करा, एमिनो अम्ल आदि का परिवहन होता है। पौधे की जो पत्तियां होती है, पत्तियों से वृद्धि वाले भाग और संग्रहण वाले अंगों तक किसका, भोजन का और पोषक तत्वों का सब परिवहन होता है। पोषक तत्वों में शर्करा, एमिनो अम्ल आ जाते हैं और यहाँ से पदार्थों की इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। अब जैसे पूछ ले कि परिवहन तो हम जानते हैं, परिवहन तो वाहनों का भी होता है, जैसे ये जयपुर है और ये जोधपुर है, तो जयपुर से जोधपुर आप बस, ट्रेन, फ्लाइट किसी से भी जा सकते हैं।
तो वो तो क्या हो गया, परिवहन हो गया, और परिवहन के लिए आपने जिस साधन को काम में लिया वो साधन हो गया। लेकिन अगर यही परिवहन की क्रिया कहाँ हो, पौधों के पत्तियों में या वृद्धि वाले भागों में, इसका क्या हो, स्थानांतरण हो। पौधों में क्या हो, एक जगह से दूसरी जगह परिवहन हो, किसका, पोषक तत्वों का और भोजन का। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की गति को कहते हैं स्थानांतरण। राइट, चलिए आगे। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक कहलाता है। यानी बात की जाए कि जंतुओं का जो शरीर होता है, इस शरीर के बाहर की तरफ, शरीर के बाहर की तरफ की बात की जाए कि इसको सुरक्षा प्रदान करने की बात करें, तो उनको ढकने की बात करें या सुरक्षा प्रदान करने की बात करें, तो इनको क्या किया कहते हैं अपन, एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं या किससे ये बने होते हैं, तो देखिए त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी नली का अस्तर, फेफड़े की कूपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। जंतुओं के शरीर को ढकने के लिए, बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए कौन से ऊतक काम में आए, एपिथेलियम ऊतक। और त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का अस्तर, फेफड़ों की कूपिका, वृक्कीय नली आदि सभी जो अंग होते हैं एपिथेलियम ऊतक के बने होते हैं। अब आप लोगों को ये जो अंग हैं इनकी स्थिति में बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। वैसे तो आपको सब पता होगा, लेकिन फिर भी देख लो, अगर कोई आपको पता नहीं हो तो पता चल जाएगा। जैसे त्वचा है, पूरे शरीर में पाई जाती है। मुंह, अब मुंह तो आप जानते ही हो, जहाँ से अपन भोजन चबाते हैं, तो वहाँ पर भी एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं। आहार नली की बात करें, भोजन की जो नली होती है जिसमें अपन भोजन को खाने से लेकर मलाशय तक, यानी जो मुख है, मुख से मलद्वार जो होता है, उस मलद्वार तक एक नलिकाकार संरचना हमारे शरीर में पाई जाती है, जो आमाशय के बाद में बहुत ज़्यादा कुंडलित होती है और छोटी आंत और बड़ी आंत का निर्माण करते हुए मलाशय से मलद्वार तक वो रहती है। रक्तवाहिनी नली, रक्तवाहिनियाँ जो होती है जिनमें रक्त बहता है, तो उनका जो रक्तवाहिनी नलियों का अस्तर, फेफड़े की कूपिका, आपने पढ़ा होगा कि जैसे आपके दो फेफड़े हैं, वायु यहाँ से आएगी श्वास नली से और श्वसनिकाएँ छोटी छोटी यहाँ पर बटी हुई होगी और इनके सिरे पर ऐसे कूपिका बनी रहती है और इसी कूपिका का संपर्क रहता है रक्तवाहिनियों से। इस कूपिका का संपर्क किससे रहता है, रक्तवाहिनियों से रहता है। और यहाँ इस कूपिका के द्वारा ही वायु का विसरण द्वारा, याद रखना यहाँ एक प्रश्न और क्लियर हो गया आपका कि विसरण द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो फेफड़े की कूपिका, वृक्कीय नली, वृक्कीय नली किडनी की जो नली होती है वो, ये सभी एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि एपिथेलियम ऊतक से बने कुछ अंगों के नाम लिखिए, या ऐसे पूछा जा सकता है कि मानव शरीर के ऐसे अंगों के नाम लिखिए जिनका निर्माण एपिथेलियम ऊतक से होता है। राइट बात, चलो आगे। कभी कभी एपिथेलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है, ये ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाता है। वाह, कभी कभी एपिथेलियमी ऊतक जो होता है उसका कुछ भाग क्या होता है, अंदर की ओर मुड़ जाता है और एक बहुकोशिकीय ग्रंथि बना देता है। याद रखना, बहुकोशिकीय ग्रंथि बना देता है, उसका निर्माण करता है और इसे क्या कहते हैं, ग्रंथिल एपिथेलियम कहते हैं। यानी ये एपिथेलियम है, इसका भाग मुड़ गया, मुड़ के क्या करेगा, ग्रंथिल बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है और इसे ग्रंथिल एपिथेलियम कहा जाता है। चलो आगे देखते हैं, बात करते हैं। रक्त एक संयोजी ऊतक है जो पदार्थों के संवहन के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। रक्त कैसा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। ये प्रश्न प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है।
जिसमें जनरल साइंस वाला पोर्शन होता है और उसमें रक्त शामिल होता है, तो वहाँ पर शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा कंपटीशन वाला जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। कई बार ये पूछा गया है कि रक्त कैसा ऊतक है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो पदार्थों के संवहन के लिए किसका काम करता है, माध्यम का काम करता है, मीडियम का काम करता है। मान लीजिए कि जैसे अभी माध्यम क्या है ये समझा दूं मैं आपको, कि जैसे मान लीजिए ये बड़ा सारा होल है और इस होल में आगे यहाँ बेंच लगी हुई है, यहाँ टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और सभी भैया यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो आप तक इन टीचर की जो आवाज़ पहुँचती है उसके लिए भी एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माध्यम कौन होता है, यहाँ पर वायु होती है। ठीक है, चलिए वायु के आधार पर, वायु माध्यम की उपस्थिति से जो ध्वनि होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। तो रक्त कैसा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है और पदार्थों के जो संवहन है उसके लिए माध्यम का कार्य करता है। यह गैसों जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थ को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। संवहन का मतलब है यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको पहुँचाता है। तो अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर गैसें, O2, CO2, पचे हुए भोजन, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ, ये कैसे पहुंच रहे होंगे, इनको कैसे पहुंचा रहा होगा रक्त। तो देखिए जैसे ऑक्सीजन है, अभी मैंने कूपिका बताया आपको, फेफड़े बताए, फेफड़े से कूपिका का संपर्क रहता है रक्तवाहिनी से। यहाँ पर गैसों का क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है और उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, कौन सी क्रिया वहाँ पर काम आती है, विसरण की क्रिया काम आती है। विसरण की क्रिया के द्वारा ही यहाँ पर गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है। ठीक है, रक्त ऑक्सीजन यानी O2, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, पचे हुए भोजन का, हार्मोन का और उत्सर्जी पदार्थों का, उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का, ये सब कार्य करता है कौन, रक्त। और संयोजी क्यों कहा, क्योंकि ये सारे अंगों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहा गया है। रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा किसका भाग है, तो रक्त का भाग है, तरल आधात्री भाग है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं, अब देखिए यहाँ पर जो कोशिकाएं लिखा हुआ है ना, मेरे हिसाब से, मेरी दृष्टि से तो ये कोशिकाएं गलत लिखा हुआ है, क्योंकि रक्त कोशिकाएं नहीं होती, वो रक्त कणिकाएं होती है जिनके बारे में अपन बात करते हैं। तो प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं RBC, रेड ब्लड कार्पसल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं, यानी निलंबन की अवस्था में पाई जाती है। अब सेकंड वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा अगर ढंग से, तो वहाँ निलंबित अवस्था आपको पढ़ाई गई थी। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन भी होते हैं। याद रखना, प्लाज्मा में RBC, WBC और प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु तो पाए जाते हैं, लेकिन साथ ही प्रोटीन भी होता है, नमक भी होता है और हार्मोन भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसमें क्या होता है, कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त स्थान होता है और इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। उपास्थि, अब उपास्थि जो होती है नाक में, कान में, कंठ में और श्वास नली में, इनमें उपास्थि पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, नाक में, कान में, कंठ में और श्वास नली में ये उपस्थित होती है। हृदय पेशियां जीवन भर संकुचन एवं प्रसार करती है। अब देखिए आप, हृदय की जो पेशियां होती है, हार्ट मसल्स जिनको कहते हैं, उनमें लाइफ टाइम के लिए संकुचन और प्रसार
यानी सिकुड़ना और फैलना, संकुचन और प्रसार होता है और इसका कार्य ये जीवन भर करती रहती है। ये अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक का मतलब है कि ये अपनी इच्छा से कार्य करती है, किसी दूसरे के नियंत्रण में रह के ये कार्य नहीं करती। जैसे अपन हैं, अपने मान लीजिए यहाँ पर अपन बैठे हैं और ये हाथ टेबल पर रखा हुआ है, तो अब इसको उठाना है आपको, तो आप इसको ऊपर करोगे तब ही ये उठेगा। अगर आप इसको नीचे करना चाह रहे हैं तो ये नीचे जाएगा। अब आप टेबल पे रख के कह रहे हैं कि हाथ ऊपर उठ जा, नीचे आ जा, तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंड है। यहाँ ऐच्छिक क्रिया होगी, लेकिन हार्ट बीट को हम नहीं रोक सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए ये कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है। हृदय की जो पेशियां होती है उनमें संकुचन और प्रसार होता है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए इनको अनैच्छिक पेशियां कहते हैं और इन्हें कार्डियक या हृदय पेशी भी कहा जाता है। याद रखिए, कार्डियक पेशी जो होती है वो अंग्रेजी में बोला गया है और हृदय पेशी हिंदी में इनको बोलते हैं। ये हृदय में पाई जाती है, इसलिए इनको हृदय पेशी कहते हैं। इस प्रकार हमारा जो ये चैप्टर 9th का NCERT साइंस क्लास 9th का जो चैप्टर है, इस चैप्टर के ये सारे शॉर्ट नोट्स कंप्लीट होते हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक स्किप किए बिना देखते हैं तो मेरी गारंटी है कि इस चैप्टर का पूरा 100% भाग जो है आपको इन्हीं नोट्स से समझ में आ जाएगा। नोट्स बिल्कुल शॉर्ट में है, याद रखिएगा। 2, 3, 4 लगभग 4 पेज आपकी कॉपी के में ये कंप्लीट हो जाएंगे, 4 के 5 हो सकते हैं, लेकिन इनमें भी आपका जो चैप्टर है वो पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब कंप्लीट कैसे करवाया? क्योंकि देखो मैंने समझाया है, पूरा एक एक बात को आपको समझाया है। तो पिछला वीडियो 20-25 मिनट का वो था और लगभग 20 मिनट का ये हो जाएगा, तो लगभग कुल मिला के पौने घंटे की 40 से 45-50 मिनट की ये क्लास है दोनों वीडियो की, और 40 से 50 मिनट की जो क्लास है इसमें आपका ये चैप्टर ऊतक वाला कंप्लीट हो जाता है। वीडियो आप लोगों को तब ही समझ में आएगा कि आप बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक, शुरू से अंत तक इसको देखेंगे, तब ही समझ में आएगा। एक बार फिर कह रहा हूँ कि अगर आपने वो पिछला वीडियो इसी चैप्टर का ऊतक का फर्स्ट भाग, पहला भाग नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके उसको ज़रूर देख लीजिए ताकि ये पूरा चैप्टर आपके समझ में आ जाए। अलग अलग क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ से चेक करके अपनी अपनी क्लास की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए और आप आसानी से क्लास से जुड़ सको और वीडियो को देख सको। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।